दोस्तों, आज की कहानी है। बहुत सारे दिन बिस्तर ही तोड़ोगी या गरम रोटी भी खिलाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे महारानी, उठ जाओ। जब देखो या तो मोबाइल पर रहेगी या फिर बिस्तर तोड़ेगी। मैडम जी बच्चों को स्कूल भेजकर तो ऐसे सो जाती हैं जैसे न जाने कितने पहाड़ तोड़कर थक गई हो। सासू माँ ने रोज की तरह कड़क आवाज में कविता को उठाते हुए कहा, सुबह सुबह के प्रवचन सुन कविता मुस्कुराते हुए उठी और बोली, सुरेश तैयार होकर आ जाए तो आप दोनों बैठ जाना, मैं नाश्ता लगा दूंगी। तब तक मैं टेबल लगाती हूँ। अरे वाह, सुबह सुबह गोभी के गर्मा गर्म पराठे खाकर मजा आ गया। भाई तुम्हारा भी जवाब नहीं। कविता सब कुछ इतनी जल्दी कैसे तैयार कर ऐती हो, पता ही नहीं चलता। पति सुरेश ने सटकारे लेते हुए कहा, अरे मैं हड़काती रहती हूँ इसे, इसलिए सब वक्त पर मिल जाता है, वरना तो आलस की देवी जी बिस्तर से बाहर ही न निकले। सासू माँ ने अपनी आदतानुसार बोला, माँ तुम कभी नहीं बदलोगी। सुरेश इतना कहते हुए अपना टिफिन उठाकर कविता और मम्मी को बाय कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। कविता ने बिना कुछ बोले फटाफट रसोई समेटी और अपना चाय नाश्ता लेकर टेबल पर आ गई। नाश्ता खत्म कर वो मोबाइल लेकर अपनी कहानी लिखने बैठ गई। कहानी खत्म करते करते बाई भी आ गई। बाई के साथ साथ लगकर घर का सारा काम निपटाकर फुर्सत में टीवी पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगी। पर आज पता नहीं क्यों फिर से उसे अपनी ही जिंदगी के सीरियल दिखाई देने लगे। कविता, मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं जिसके कारण उनकी जुबान थोड़ी कड़वी जरूर है पर दिल की वो बहुत अच्छी हैं। आशा करता हूँ तुम उनके सम्मान का सदैव ख्याल रखोगी। और हाँ, इस घर में माँ जो कहेगी वही होगा। सुरेश ने अपनी नई नवेली दुल्हन को इस घर के नियम बता दिए थे। उसके बाद कविता कई बार रो जाती अपनी सासू माँ की थोड़ी कड़वी बातें सुनकर, पर इस घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक बार कविता ने सुरेश को अपनी नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो जवाब सासू माँ ने दिया, इस घर में औरतें घर संभालती हैं, न कि बाहर गुल सर्रे उड़ाने जाती हैं। देखो कविता, तुम बस घर और माँ का
ख्याल रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुरेश ने बात संभालते हुए कविता को बोला था। कविता को समझ नहीं आता था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि सासू माँ उसे देखते ही कुछ उल्टा सीधा बोलती, फिर वो जवाब देती तो सारी बात ही बिगड़ जाती। एक दिन उसने माँ को कुछ परेशान सा होता देख बोला, माँ जी आप शाम को थोड़ा बाहर टहल लिया कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। पर इस बात पर माँ जी ने बड़ा बतंगड़ बनाया, इसलिए अब कविता ने सोच लिया कि सासू माँ से कुछ बोलना ही बेकार है। अब वो उनसे बस जरूरत की बात ही करती। पता नहीं कौन सी बात उनको बुरी लग जाए। उस हादसे के बाद से ही वो सासू माँ के उठने से पहले ही नाश्ता और दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती, फिर सारा दिन अपने कमरे में ही रहती। कभी लेखन करती तो कभी वहीं बैठे बैठे मोबाइल पर लोगों से बातें करती, बच्चों को पढ़ाती, वहीं टीवी देखती और कुछ नहीं तो सो जाती। उसे लगता था सोने से बेहतर कुछ नहीं है। सोकर बाकी दिन का काम करने के लिए वो दोबारा फ्रेश हो जाती। तभी माँ जी की आवाज से वो चौंक गई। अरे महारानी सो गई क्या? आज तो लगता है भूखा मारोगी। कविता चौंक कर उठी, देखा 1 बज गया था। वो फटाफट रसोई में भागी। वैसे खाना तो उसने सुबह ही बना दिया था, बस गरम करके रोटी बनानी थी। माँ जी आ जाइए, खाना लगा दिया है, बस गरम गरम रोटी निकाल रही हूँ। कविता ने सासू माँ को बुलाया। पूरे दिन तो आलस में बिस्तर पर पड़ी रहती हैं या मोबाइल में खूट-फूट लगी रहती हैं, पता ही नहीं चलता। जाने काम कब काम कर लेती हैं। माँ जी बड़बड़ाते हुए खाने की मेज पर पहुंच गई। अभी कविता रसोई समेट ही रही थी कि उसकी हम उम्र पड़ोसन रजनी आ गई। अरे रजनी, बड़े दिनों बाद आई तुम कमरे में। चलो मैं रसोई साफ करके आती हूँ। कविता ने रजनी से कहा, देवी जी मैं तो सोने जा रही हूँ, जरा घर का ध्यान रखना। सहेली से बात न करती रह जाना। समय पर चाय बनाकर मेरे कमरे में दे जाना। सासू माँ ने कविता को ढेर सारे निर्देश दे डाले। हाँ बोलकर कविता अपने कमरे में चली गई, जहां रजनी उसका इंतजार कर रही थी। अरे कविता, तेरी सासू माँ बड़ी गजब है। एक तो माशा अल्लाह इनकी आवाज, ऊपर से बोलने का लहजा गजब है। तो ही है जो इनको झेल रही है। रजनी ने बड़ी बड़ी आंखें करके बोला, तभी तो पूरा दिन इस कमरे से बाहर नहीं निकलती। बाहर निकलूंगी तो उनसे बात होगी, फिर कोई न कोई बात पकड़ गुस्सा हो जाती है। कविता ने टीवी की आवाज बढ़ाते हुए कहा,
जिससे उन दोनों की आवाज बाहर तक न पहुँचे, पर पूरे दिन कैसे रहती है इस कमरे में, जी नहीं घबराता तेरा। रजनी कमरे में सारा दिन रहने के कारण ही तो मुझे आलस की देवी जी की पदवी मिली है, पर मुझे ये पदवी मंजूर है। उनकी चिल्ला शॉट से तो लाख गुना बेहतर है। घर में कम से कम कुछ और नहीं तो शांति तो है। कविता ने हंसते हुए कहा, उनको तुम्हारी कद्र नहीं है, इसलिए वो तुमको आलसी कहती है। तुमको पता नहीं, असल में तुम आलस की देवी नहीं, वक्त प्रबंध की महारथी हो, वक्त की पाबंद हो। मोहल्ले की सभी औरतें तुम्हारी तारीफ करती हैं कि वक्त पर काम करना सीखना है तो कविता से सीखो। सभी काम वक्त पर करके अपने लिए अपने कमरे में कुछ भी करना या न करना या सो जाना कोई पाप नहीं है। इतनी सुबह से उठकर जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर अगर दिन में तुम सो भी जाती हो तो इसमें बुराई क्या है। रजनी ने कविता का हाथ पकड़ उसे समझाते हुए कहा, अरे बाप रे, 4:30 बज गया, 5 बजे माजी की चाय का वक्त होता है। बातों में पता ही नहीं चला। तुम तब तक टीवी देखो, मैं जरा चाय पकोड़े बनाती हूँ। माजी को देकर फिर अपने लिए और बच्चों के लिए लेकर आती हूँ। कविता हड़बड़ी में उठते हुए बोली। कविता पकोड़े तलते समय मन ही मन सोचती है, चलो आलस की देवी जी के साथ साथ आज एक और पदवी मिली, वक्त प्रबंध की महारथी। पता नहीं मेरे लिए कौन सी सही है, पर दोनों ही पदवियां मुझे दी गई हैं। फिर मुस्कुराते हुए उठ जाइए माजी, आपके चाय पकोड़े तैयार हैं। आलसी या कामचोर शायद कोई गृहिणी नहीं होती, घर में इतने सारे काम होते हैं कि हम गृहिणियां सारा दिन ही कहीं न कहीं उलझे रहते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन काम करने का मन नहीं करता, पर हर दिन ऐसा करना असंभव है। दोस्तों, हमें एक दूसरे के काम के महत्व को समझना चाहिए और एक दूसरे के काम को सम्मान भी देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।